अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाजरीन, ये दास्तान है उस शख्स की जिसने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया को बता दिया कि जो हिम्मत नहीं हारता वो कभी नहीं हारता। एक मोची का बेटा कैसे दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनी बाटा का खालिक बना और कैसे बाटा कनाडा के एक छोटे से गाँव से दुनिया के हर शहर तक पहुँची। आज की वीडियो में हम आपको बाटा कंपनी के बानी थॉमस बाटा की मुकम्मल कहानी सुनाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, कनाडा के एक छोटे से गांव जैकिया में आग खोलने वाला एक मोची का बेटा थॉमस एक अरसे से अपने घर वालों को जूतियां बनाते देख रहा था। इसको बताया गया था कि सदियों से हमारे आबाओ अजदाद इसी शोबे में अपनी ज़िंदगियां घसीट चुके हैं। थॉमस बाकी लोगों से ज़रा मुख्तलिफ था। उसने सोचा क्यों ना हम इस काम को थोड़ा सा बड़े स्केल पर करने की कोशिश करें। लिहाजा इसने अपनी बहन और भाई के साथ मिलकर बाटा कंपनी की बुनियाद रखी और शूज़ वगैरह बनाने शुरू कर दिए। शुरू में तो सिर्फ 10 लोग इस कंपनी में काम किया करते थे, पर इस 10 को 100 होने में कोई देर नहीं लगी। बाटा कंपनी की मकबूलियत और बिजनेस के मैदान में झंडे गाड़ने का सारा क्रेडिट थॉमस बाटा को ही जाता है, क्योंकि थॉमस ने ये बात जल्द ही जान ली थी कि अगर हमें इस काम को बड़े पैमाने पर फैलाना है तो हमें रवायती तरीकों से निकलकर मशीनों की तरफ आना पड़ेगा। शायद यही वजह थी कि जिसने बाटा कंपनी को ट्रैक पर चढ़ा दिया। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताएं, कुछ लोग बाटा को बाता भी कहते हैं, पर यह है बाटा ही। चूँकि थॉमस बड़ा ही विजनरी शख्स था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना हम शूज़ बनाने के लिए चमड़े के अलावा किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करें जो चमड़े की निस्बत ज़्यादा देरपा और सस्ता भी हो। लिहाजा तब पहली बार उन्होंने कैनवस से शूज़ बनाने का काम शुरू किया। कैनवस से बने शूज़ दिखने में ज़्यादा शाइनी थे और ये चमड़े की निस्बत ज़्यादा सस्ते और देरपा भी थे। अल्लाह ने इस काम में बरकत यूँ डाली कि कुछ सालों बाद इसके गांव के पास एक रेल की पटरी भी बिछ गई, जिसकी वजह से इसका गांव दूसरे बड़े शहरों से कनेक्ट हो गया। यही मौका था कि ये अपने काम को मज़ीद आगे बढ़ाए। इसने अपनी कंपनी रेल की पटरी के बिल्कुल साथ शिफ्ट कर दी। बस फिर क्या होना था, बाटा को रंग लग गए। थॉमस ने एक कदम मज़ीद आगे बढ़कर सोचा। उसने एक वर्कशॉप बनाई जिसमें वो सारी मशीनें जो शूज़ बनाने के काम आती थी वो भी ये खुद ही बनाने लगा, क्यों इसे मशीनें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ती थी। थॉमस ने जर्मनी और अमेरिका के दौरे भी किए, जहां ये बड़ी कंपनियों के मालिकान से मिला और उनके काम करने का तरीका देखा। इसने हेनरी फोर्ड से भी मुलाकात की और इससे टीम बनाने और इसे कंट्रोल करने का तरीका सीखा। ये अमेरिका और जर्मनी में जाकर ये बात तो सीख गया था कि अगर मुझे बाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है तो मुझे इस कंपनी को या तो गाँव से बाहर शिफ्ट करना होगा या फिर इसी गाँव को शहर बना देना होगा। चनाचे इसने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया और गाँव की हालत को बेहतर करने के लिए काम करने लगा। इसने अपने खर्चों से गांव में सड़कें बनवाई, स्कूल खुलवाए और लोगों को घर बना कर दिए। इसने गांव में एक टेलीफोन भी इंस्टॉल करवाया, जिससे सारा गांव कनेक्ट हो गया। देखते ही देखते ये गांव लोगों की आंखों को भा गया। तब तक इस कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 400 हो चुकी थी। तभी किस्मत ने एक और पलटा खाया और पहली जंग अजीम शुरू हो गई। इस जंग ने बाटा कंपनी को इतना फ़ायदा दिया जितना किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इस कंपनी ने फौजियों के लिए स्पेशल बूट बनाना शुरू कर दिए। ये इंतहाई मजबूत शूज़ थे जो जंग लड़ने और मार्च वगैरह करने में मददगार साबित होते थे। इनकी इसी खासियत को देखते हुए गवर्नमेंट ने इन्हें 50,000 जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए थॉमस ने जल्दी से अपने मुलाजमीन और कंपनियों की तादाद में इजाफा किया। इसके मुलाजमीन की तादाद 4,000 तक पहुँच चुकी थी। ये रोज़ाना 6,000 शूज़ बनाने लगे। ये शूज़ ट्रेन की बोगियों में भरकर फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स तक पहुँचाए जाते। यूँ देखते ही देखते बाटा सबसे बड़ी शू मेकर कंपनी बन गई। दोस्तों, बाटा के दोनों हाथ घी में और सार कढ़ाई में था। इन्होंने न सिर्फ फौज के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत पायदार जूते बनाए। इनके मुलाजमीन की तादाद 6,000 तक पहुंच चुकी थी। पर कहते हैं ना कि जिस काम को अरूज हो उसे एक ना एक बार जवाल का मुंह ज़रूर देखना पड़ता है। जब पहली जंग अजीम ख़त्म हुई तो बाटा पर भी स्या वक्त छा गया। रोज़ाना जो 6,000 जूते बिका करते थे उनकी डिमांड ख़त्म हो गई। 6,000 मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे कम पड़ गए, लेकिन थॉमस ने हार ना मानी और आम लोगों को सस्ते दामों जूते बेचने का सोचा। बाटा ने भी जूतों की कीमत 40% तक कम कर दी और धड़ाधड़ यूरोप में दुकानें खोलने लगा। समझ लीजिए कि ये पहली सेल थी जो बाटा कंपनी ने लगाई थी और इसी सेल का सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। बाटा आज भी साल में 1 या 2 बार जूतों पर सेल ज़रूर लगाता है। बाटा ने शूज़ बनाने के अलावा जहाज़ बनाने का काम भी शुरू किया। ये छोटे जहाज़ बनाया करते थे। थॉमस बाटा जहाज़ के एक हादसे में इंतकाल कर गया था। इसके इंतकाल के बाद इसके बेटे थॉमस बाटा जूनियर ने काम को संभाल लिया। थॉमस बाटा मरने से पहले अपने गांव को बहुत कुछ देकर गया। वहाँ इसने 100 मंजिला एक इमारत भी बनवाई जो इस वक्त की सबसे ऊंची इमारत थी। फिर बारी आई जंग अजीम दोम की। दूसरे जंग अजीम में दुश्मन के जहाज़ों ने इसके गाँव पर बमबारी की और सारा गाँव तहस नहस कर दिया।
बाटा की कंपनियां भी तबाह हो गईं, पर जंग के खात्मे के बाद थॉमस जूनियर वापस आया और उसने तबाहल कंपनी को दोबारा मरम्मत करवाया और फिर से काम शुरू कर दिया। पर अब चीन दुनिया को सबसे सस्ते जूते फराहम कर रहा है, इसलिए बाटा का शटर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा है। बाटा कंपनियों को इस वक्त बाटा फैमिली ने आपस में बांट लिया है और हर कोई अपने तरीके से इस कंपनी को चला रहा है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको बाटा की ये अरूज व ज़वाल की दास्तान कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।